Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। आज मैं एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लाइट शॉप। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। शुरू के 4 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और कन्फ्यूजन वाले होंगे, लेकिन एपिसोड 5 से ये सारी कन्फ्यूजन आप सबकी दूर होती जाएगी। सो जिन लोगों को थोड़ी सी हॉरर और मिस्टीरियस सीरीज़ पसंद है, आई एम श्योर उन लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। So without further ado, let's get into the explanation। लाइट शॉप के एपिसोड 1 का नाम है स्ट्रेंजर्स। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लाइट शॉप दिखाई जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स थी। उस डार्क एली में एक वही शॉप थी जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। उस शॉप के बाहर एक स्ट्रेंज लेडी खड़ी हुई थी जिसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक सूटकेस था। अब सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जिसका नाम किम ह्योनमिन है। वो बस में था और अब बस स्टॉप पर रुक जाती है। ह्योनमिन को बस के बाहर एक लेडी दिखती है और ये वही लेडी है जो थोड़ी देर पहले लाइट शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। वो उसे देख के चला जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। ह्योनमिन को दिखाया जाता है बस स्टॉप पर रुकती है और ह्योनमिन को वापस से वही लेडी दिखती है उसी जगह पर बैठी हुई और सेम कंडीशन में। वो उसे देख के वापस से जाने लगता है, लेकिन उसे टैपिंग की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो टैपिंग की आवाज़ वो लेडी निकाल रही थी। वो अपने फिंगर टिप से उस बेंच पे टैप कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फिंगर टिप से टैपिंग की आवाज़ इतनी तेज़ आए। एनीवेज, अब वापस से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और ह्योनमिन बस से उतरता है। आज भी वो लेडी उसी बेंच पे उसी कंडीशन में वहाँ बैठी हुई थी और आज ह्योनमिन वहाँ रुक कर उनको पूछ ही लेता है कि आप इतने लेट नाइट यहाँ क्या कर रही हैं। ये तो आज की आखिरी बस थी, इसके बाद तो कोई बस यहाँ नहीं आएगी, ना ही आपको कोई टैक्सी मिलेगी। वो अपना फ़ोन भी ऑफ़र करता है कि अगर आपको कोई कॉल करनी हो तो मेरे फ़ोन से कर लें, लेकिन वो लेडी अजीब जवाब देती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुन के ह्योनमिन को ऑकवर्ड लगता है तो वो वहाँ से सॉरी कह के चला जाता है। अब वापस से नेक्स्ट डे होता है और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। ह्योनमिन बस से उतरता है और वो लेडी वहीं पर बैठी हुई थी क्योंकि बारिश में भीग रही थी। बाय द वे, उस लेडी का नाम है जियोंग। अब ह्योनमिन जल्दी से जाकर जियोंग को अपनी अम्ब्रेला से कवर करता है और कहता है कि आप ये अम्ब्रेला रख लें, मेरा घर तो काफ़ी करीब है, मैं यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ। और अब जियोंग वापस से वही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। ह्योनमिन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जियोंग कहती है क्योंकि हम कल मिले थे और शायद परसों, लेकिन आने वाले कल का क्या। और कहती है कि दिन ख़त्म होने वाला है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और वो ह्योनमिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ह्योनमिन, जो कि उसकी बातों से बहुत हैरान था, वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। वो लोग बिल्डिंग में आ जाते हैं और ह्योनमिन डोर के पासकोड खोलने लगता है। वो दोनों घर में चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एक हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स का पूरा स्टाफ डिनर के लिए चला जाता है एक्सेप्ट फॉर वन, और उसका नाम है क्वॉन योंगजी, क्योंकि किसी एक को तो वहाँ ड्यूटी देना था। थोड़ी देर बाद उसे एक स्ट्रेंज आदमी दिखता है आईसीयू में, तो योंगजी उसे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उस टाइम वहाँ कोई विजिटर्स नहीं जा सकता। उसकी किसी बात का वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और बस यही पूछता है कि मोर्ज यानी कि जहाँ डेड बॉडीज़ रखते हैं वो कहाँ है। योंगजी कोई जवाब दे उससे पहले ही एक पेशेंट को कुछ होने लगता है, जिस पर वो जल्दी से वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर में उस पेशेंट की कंडीशन भी अंडर कंट्रोल हो जाती है और योंगजी देखती है कि वो स्ट्रेंज आदमी वहाँ से चला गया था। कहीं और हमें एक आदमी जिसका नाम कांग ब्योंगजिन है दिखाया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहा था। और ब्योंगजिन की कंडीशन कुछ अजीब सी थी। उसे डॉग बार्किंग की आवाज़ आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और गुस्सा भी। अब हमें लाइट शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर वही आदमी जो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में योंगजी को दिखा था आता है और शॉप में कुछ ढूंढने लगता है। शॉप के ओनर, जिनका नाम वॉन योंग है, वो उस आदमी से पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या, लेकिन वो जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और भी कस्टमर उस शॉप पे आते हैं और बल्ब वगैरह बाय करके चले जाते हैं।
थोड़ी देर में वहाँ ब्योंगजी भी आता है। वॉन्यूंग उससे भी वही पूछता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो कहता है कि असल में मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वो वहाँ पर एक बल्ब को टच करने वाला था, लेकिन वॉन्यूंग उसे जल्दी से रोक लेता है। और वो आदमी इतना कोल्ड था, जैसे ही वो वॉन्यूंग के करीब आया था, वॉन्यूंग के ग्लासेस जमने लग गए थे। अब ब्योंगजी पूछता है कि तुमने उस कुत्ते को देखा है जो कब से यहाँ भौंक रहा है? वॉन्यूंग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। और अब ब्योंगजी टॉ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में एक रेड सैंडल वाली वूमेन आती है लाइट शॉप में। वो भी काफ़ी अजीब सी थी और वो भी बल्ब को टच करने वाली थी, लेकिन वॉन्यूंग उसे भी रोक देते हैं और वो भी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी बिल्कुल अकेली। क्लास की विंडो में से एक लड़की उसे वेव करती है जिसका नाम जू ह्योंजू है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं और टीचर्स सबकी अटेंडेंस करने लगती हैं। अब थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योंजू के आसपास वाली गर्ल्स स्केरी र्यूमर्स डिस्कस कर रही थी कि उनके कैंपस में कोई घोस्ट है। अब उन लोगों की छुट्टी हो जाती है और वो लोग स्कूल के बाहर आ गई थी। वो सब एक एली के बाहर थी। ह्योंजू के अलावा तीनों वहाँ घोस्ट की बातें कर रही थी एक दूसरे से, और वो तीनों ह्योंजू को गुड बाय के बगैर ही वहाँ से चली जाती हैं। और ह्योंजू उस डार्क एली में चली जाती है क्योंकि उसे लाइट शॉप से बल्ब बाय करना था अपनी मदर के लिए। और वो डरते डरते, क्योंकि उसे रास्ते में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, वो लाइट शॉप में पहुंच जाती है। वॉन्यूंग और ह्योंजू की बातों से वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। वॉन्यूंग ह्योंजू को कैंडी भी देते हैं जो शायद वो उसे हमेशा ही देते रहते थे। ह्योंजू वॉन्यूंग से कहती है कि मुझे ये गली बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है और लोग कहते हैं कि यहाँ घोस्ट भी हैं। वॉन्यूंग कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज तो हर जगह पर होती हैं, जिस पर ह्योंजू कहती है कि लेकिन मैंने देखा है, बहुत अंधेरा था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। ये सुनकर वॉन्यूंग थोड़े से हैरान और परेशान लग रहे थे। अब वॉन्यूंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वो देख सकती हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं उन लोगों को देखने की। ह्योंजू पूछती हैं कि किसको देखने की, तो वो कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स को देखने की, और कहते हैं कि मैं भी उन्हें देख सकता हूँ। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं जिनमें से बहुत सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेंज भी होते हैं। बस हमें अच्छे से उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। उन लोगों में ज़रूर ऐसा कुछ होता है देख के हम ऑर्डिनरी पीपल्स और स्ट्रेंजर्स में फ़र्क कर सकते हैं। और वो जब स्ट्रेंजर्स को मेंशन कर रहे थे तो हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, रेड सैंडल वाली वुमेन, आईसीयू वाला आदमी और ब्योंगजिन। अब ह्योंजू पूछती है कि अगर किसी स्ट्रेंजर से आमना सामना हो जाए तो हमें क्या करना होगा, जिस पर वो जवाब देते हैं कि ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने कुछ नहीं देखा, और अगर गलती से देख भी लो तो ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने उनके अंदर कुछ स्ट्रेंज थिंग नोटिस नहीं की है। उन्हें उनके साथ नॉर्मली रिएक्ट करना। हमें एक मिरर का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है जिसमें वॉन्यूंग दिख रहे थे और वो उस रिफ्लेक्शन में काफ़ी ओल्ड लग रहे थे अपनी एज से। वो ह्योंजू को एक मैनुअल लाइट देते हैं और उसे कहते हैं कि देकर घर जाना। उसके वहाँ से जाने के बाद वॉन्यूंग कैंडी के रेपर जो ह्योंजू ने खाई थी उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे रेपर्स हैं। अब ह्योनमिन के अपार्टमेंट पर सीन शिफ्ट होता है। ह्योनमिन जियोंग को टॉवल देते वक्त नोटिस करता है कि उसके नेल्स फिंगर टिप्स पर हैं, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके दिमाग में कोई चीज़ प्रोसेस करे उससे पहले ही जियोंग अपना सूटकेस ज़मीन पर गिरा देती है, उसमें से एक सीज़र निकालती है। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है ह्योंजू को, जिसका अपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में था। उसे जियोंग दिखती है ह्योनमिन के अपार्टमेंट से बाहर आती हुई, जिसके पास उसका सूटकेस था और उसमें से ब्लड लीक हो रहा था। ह्योंजू उसे हेलो करती है और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, और जियोंग हेलो सुनकर वहीं खड़ी हो जाती है और मिस्टीरियस तरीके से ह्योंजू के अपार्टमेंट की तरफ देखने लगती है। और बस यहीं से एपिसोड 1 एंड हो जाता है। So guys, if you like this explanation, please like this video and subscribe our channel and stay tuned for the remaining episodes explanation. Till the next video, goodbye, take care. Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas. एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है यून सुनहे जो अपार्टमेंट ढूंढ रही है।
शिफ्ट होने के लिए और उसे ऐसी जगह नहीं पसंद जहाँ पर ज़्यादा नॉइस और नेबर्स हों। बेसिकली वो चाहती है किसी ऐसी जगह रहे जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए वो इस अपार्टमेंट में आई है जो कि एली के बैक साइड पर है और वहाँ कोई नहीं रहता। इस अपार्टमेंट के 3 रूम्स हैं जिसमें से एक का डोर लॉक है और डीलर ने उससे कहा है कि ये रूम छोड़ के तुम बाकी के दोनों रूम यूज़ कर सकती हो। ये सुन के उसे अजीब तो लगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और ऐसा घर जहाँ कोई नेबर्स नहीं हो इतनी आसानी से उसे और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और इसी घर में शिफ्ट हो जाती है और घर की सफाई और सेटिंग वगैरह कर लेती है। अब हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम ह्यो जी-वूंग है दिखाया जाता है, जो उसी डार्क एली से गुजर रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। इस वजह से वो गाना गा रहा था ताकि अपने आप को रिलैक्स रख सके। रास्ते में उसे ज़्यादा डर लगने लगता है तो उसकी वॉल्यूम भी हाई हो जाती है और उसकी आवाज़ सुनने को अपने अपार्टमेंट तक आती है, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। अब जी-वूंग भागते भागते लाइट शॉप पे आकर रुकता है, लेकिन अंदर नहीं जाता और वहीं से आगे चला जाता है। उसे ज़रूर लाइट शॉप देकर रिलीफ मिला होगा। अब सीन शिफ्ट होता है अगेन सुनहे पर, जो काम करते करते थक गई थी और बैठे बैठे ही सो जाती है। सडनली उसके पीछे किसी का शेडो अपीयर होता है, जैसे उसे किसी ने बेखौफ किया हुआ हो। और अब उस रूम की लाइट बंद हो जाती है और उसके मेन डोर को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का टॉल शेडो दिख रहा था। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करके कहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। इतनी ही देर में वहाँ पर दूसरा पेशेंट जो कोमा में है स्क्रीम करने लगता है, कहता है कि यहाँ से चले जाओ। हेड नर्स डॉक्टर को बताती है कि ये एक एल्कोहलिक था और कहती है कि उसकी ऐसी कंडीशन की वजह से दूसरे लोग भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर नर्स को कहते हैं कि ऐसी कंडीशन सही हो जाए तो आप इसका रूम शिफ्ट कर देना। और अब डॉक्टर बाहर पेशेंट्स के गार्डियन से बात करने आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे हाथ में जो था वो हमने करा है, अब पेशेंट्स का सही होना उनकी अपनी विल पर डिपेंड करता है। जो सुन के पेशेंट्स के गार्डियन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उन सब की ऐसी हालत देखकर योंगजी भी बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी। वो वॉशरूम में आती है और उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो पेशेंट के गार्डियंस ने बाहर की थी। अब वो टॉयलेट में चली जाती है। थोड़ी देर में एक लेडी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से योंगजी से क्वेश्चन करने लगती है कि डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट का रिकवर होना उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस है तो उसे विल पावर कहाँ से मिलेगी। जिस पर योंगजी उस लेडी को बताती है कि पहले वो भी एक सीवियर एक्सीडेंट से गुजरी है और उसकी हालत भी इन पेशेंट जैसी ही थी और डॉक्टर ने उसकी मदर को भी यही बताया था कि अब उसका सही होना उसके विल पावर पर डिपेंड करता है। जो सुन के उसकी मदर भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़े दिनों बाद उसे भी होश आ गया था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि किसने मेरी इस कंडीशन से बाहर निकलने में मदद की थी, बस मेरी मदर ही थी जो रोज़ाना मेरे लिए प्रे करती थी और वो मुझे वही विल पावर देना चाहती थी जिसकी डॉक्टर्स बात कर रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी ठीक होने में, उन्होंने मेरी मदद की थी। इसीलिए आप सबको भी अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करनी चाहिए और वेट करना चाहिए। अब वो लेडी योंगजी के डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है और वहाँ की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी थी। वो लेडी काफ़ी गुस्से में योंगजी को कहती हैं कि जो भी करो लेकिन उसको बचाओ, और बस अपनी बात को बार बार रिपीट करने लगती है। योंगजी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो अपने फेस को कवर करके वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और लाइट भी ठीक हो गई थी और वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। अब सुनहे को दिखाया जाता है जो अपने लिविंग रूम में बैठकर रीडिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ का बल्ब बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि सुनहे अपने हेयर ड्राई कर रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई है। अब जी-वूंग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा गाते गाते एली से गुजर रहा था। आज उसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके गाने की आवाज़ें फिर से सुनहे को आने लगती हैं। अब सुनहे के रूम की भी लाइट बंद हो जाती है और उसे उस रूम जो हमेशा लॉक रहता था उससे रोशनी निकलती हुई दिखती है। वो उस रूम का लॉक खोलने की कोशिश करती है और वो लॉक खुल भी जाता है। वो उस रूम में आ जाती है जहाँ एक बल्ब चल रहा था, वो उसे बंद कर देती है और जी-वूंग जो उसके घर के ठीक बाहर खड़ा था वो अचानक से लाइट बंद होने की वजह से और डर जाता है। फिर से गाना गाते गाते आगे जाने लगता है
लेकिन अब सुनहे वहाँ की विंडो खोलकर उसे पूछने लगती है कि तुम ही हो जो यहाँ से रोज़ाना गाते गाते जाते हो। लेकिन जीवोंग उसे कोई जवाब नहीं देता और डर कर चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है ह्योंजू पर, जो अपनी क्लास में थी। अब हेवी रेन होने की वजह से उनकी टीचर उन्हें जल्दी छुट्टी दे देती हैं। ह्योंजू की सब फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं। अपनी एक फ्रेंड जो सो रही थी उसे वहीं छोड़कर ह्योंजू उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। बस थोड़ी सी आँख खोल कर ह्योंजू को देखती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, और वापस से सो जाती है। ह्योंजू को भी लेट हो रहा था तो वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे रास्ते में याद आता है कि उसे तो अपनी मदर के लिए बल्ब लेना था लाइट शॉप से। इसके लिए उसे फिर से उसी डार्क एली से गुजरना होगा। तो बस वो अपनी लाइट खोलती है और आगे चलने लगती है। उसे रास्ते में वही रेड सैंडल वाली वुमेन, जिसका नाम हेवोन है, दिखती है, जो कि बारिश में भीग रही थी। तो ह्योंजू जल्दी से उसे भी अपनी अम्ब्रेला में ले लेती है। हेवोन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ह्योंजू जवाब देती है कि मुझे लाइट शॉप जाना है, क्योंकि उसकी मदर ने उसे किसी काम के लिए वहाँ भेजा है। हेवोन वहाँ से जाती है तो ह्योंजू भी उसके साथ साथ चलने लगती है। रास्ते में हेवोन ह्योंजू का एड्रेस भी पूछ लेती है। अब ह्योंजू नोटिस करती है कि हेवोन के हेयर्स टूट कर गिर रहे हैं, और अब ह्योंजू को वॉन्योंग की बात याद आती है कि तुम्हें कोई स्ट्रेंजर दिखे तो ऐसा बिहेव करना कि वो नॉर्मल है। तो वो ऐसा ही करती है। अब चलते चलते हेवोन के लेग्स भी अच्छी तरीके से ट्विस्ट होने लगते हैं। ह्योंजू उसे भी इग्नोर करती है। ह्योंजू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डर आप लोग उसके फेस पर साफ साफ देख सकते हैं। अब अचानक से हेवोन लंबी होने लगती है और ह्योंजू अपनी लाइट से उसे देखती है। हेवोन भी उसे ही देख रही थी। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। उसकी ये हालत देखकर ह्योंजू नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करती है, और अब वो हेवोन से कहती है कि मुझे याद आया है कि मेरी मदर ने मुझे आज जल्दी घर आने का कहा था, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ें आने लगती हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो हेवोन अब उसके पीछे आ रही थी। अचानक से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है एंड दिस सीन वाज सो क्रीपी। अब ह्योंजू अपने डर पर और काबू नहीं कर पाती और भागने लगती है। उसके चीखने की आवाज़ वॉन्योंग को लाइट शॉप तक आ जाती है। वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और ह्योंजू वॉन्योंग को हेवोन दिखाती है। वॉन्योंग कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी मॉम के पास चली जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वॉन्योंग हेवोन को ही देख रहे थे और फर्स्ट टाइम अपने ग्लासेस उतारते हैं, और उनकी आंखें देखकर हेवोन वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो देख के हेवोन वहाँ से चली गई। अब हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसको ह्योंजू ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं उठी थी। वो फाइनली उठती है और देखती है कि सब लोग जा चुके हैं सिवाय एक के, और ये वही स्ट्रेंज गर्ल है जो एपिसोड 1 में स्कूल के बाहर अकेली खड़ी थी और ह्योंजू ने उसे देखकर वेव किया था। वो स्ट्रेंज लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि तुमने उसे देखा? मैंने भी देखा है। और अब वापस से सुनहे को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी, और वो थोड़ी देर में थंडर की आवाज़ों से उठ जाती है। ते जियोंग को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह डरा हुआ उसी डार्क एली में था। उसे रास्ते में जियोंग मिलती है और वो जियोंग को अपनी अम्ब्रेला में ले लेता है और कहता है कि इस एली में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए मैं आपको देखकर डर गया, उसके लिए सॉरी। जियोंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जियोंग के बताता है कि वो लाइट शॉप तक जा रहा है, क्योंकि जगह है जहाँ रोशनी होती है, और उसे लगता है कि वहाँ से वो आराम से घर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पहुँचकर उसका डर ख़त्म हो जाता है। वो पूछता है कि आपको भी वहीं जाना है, तो क्या हम साथ चलें? और जियोंग कुछ जवाब दिए बगैर ही चलने लगती है। रास्ते में जियोंग उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो? जियोंग जवाब देता है कि हाँ, इस वक्त तो मैं अकेला हूँ। और अब सुनहे वॉशरूम जाती है शावर लेने के लिए, तो एज़ यूजुअल वहाँ की लाइट भी काम नहीं कर रही थी, तो वो टॉर्च ले आकर शावर लेने लगती है। दिखाया जाता है कि जब वो अपने हेयर वॉश कर रही थी तो उसके हेयर में से बहुत सारे हेयर निकल कर गिरने लगते हैं, और वो हेयर उसके नहीं लग रहे थे। ये सीन ऐसा ही लग रहा था कि जब हेवोन के हेयर्स ह्योंजू पर गिर रहे थे, और हेयर्स भी सेम ही थे। सुनहे को पहले तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन शावर के बाद उसे वो बाल ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है, जो देखने के लिए वो वॉशरूम से बाहर आती है, तो सडनली वॉशरूम और उसके रूम दोनों का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और लॉक रूम की लाइट जल जाती है। और उसी टाइम वहाँ से जियोंग और जीवोंग गुजर रहे थे। लाइट जलता देख के जीवोंग डर जाता है, तो जियोंग उससे पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि इस जगह पर हमेशा अंधेरा होता था, लेकिन कल यहाँ लाइट जल रही थी।
अभी की तरह मुझे लगा कि कोई यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन सडनली लाइट वापस बंद हो गई और विंडो पर एक लेडी आई, लेकिन मैंने देखा कि उनके पीछे भी कोई था। जियोंग पूछती है कि वो दोनों साथ है क्या, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। सीन कट होता है और वापस से सुनहे को दिखाया जाता है, जो लॉक रूम की तरफ जा रही थी। लेकिन सडनली वॉशरूम का गेट खुलता है और कर्टेन्स खुद साइड होने लगते हैं और उसे कर्टेन के पीछे टॉल सा शेडो दिखता है। सुनहे बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि इस घर की लाइट्स बार बार बंद हो जाती हैं, मतलब यहाँ कोई मेरे साथ रहता है जिसे अंधेरा पसंद है। वापस से जियोंग को दिखाया जाता है। वूंग से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जियोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने लगता है और वो उसके नेल्स को नोटिस कर लेता है, जो देख के बहुत ज़्यादा डर कर वो ज़मीन पर गिर जाता है। जियोंग पूछती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना, और कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं, और उसके लेग्स की तरफ देखने लगती है। जियोंग खुद अपने लेग्स को देखता है तो वो बिल्कुल ट्विस्ट हुए थे। वो रोने लगता है और वहाँ से जाने की बहुत कोशिश करता है। जियोंग उसे कहती है कि तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनहे जो बहुत डरी हुई थी वो कोशिश करती है अपने घर से बाहर आ जाए, लेकिन उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो गेट का ग्लास तोड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख कर हेल्प मांगने लगती है, और जियोंग जो लंगड़ाता उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो घूम के उसी घर के बाहर आ जाता है, वहीं गिर जाता है और वो दोनों रोते रोते हेल्प मांगते रहते हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। जियोंग को दिखाया जाता है जो कि लाइट शॉप में आ गई थी और वो कुछ ढूंढने लगती है और देखती है कि एक बल्ब ब्लिंक कर रहा था, और उसके बाद वो अपने सूटकेस की तरफ देखती है जिसमें ह्यूनमिन था। अब वहाँ एक आदमी आता है जो वोन्यों से कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और बस यहीं से एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। एपिसोड 3 ऑफ लाइट शॉप शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। फ्लैशबैक में 1 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है। उससे पहले के डिटेक्टिव सोंगसिक लाइट शॉप आता। रात का वक्त होता है। एक औरत अपने घर में होती है जब अचानक उसके दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक होती है। अंधेरे और खामोशी दोनों मिलकर सीन को और भी डरावना बना देते हैं। वो औरत फौरन सोचती है कि शायद उसका एक्स पार्टनर आ गया होगा। गुस्से में वो तेज आवाज में कहती है चले जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो जाती है वो आहिस्ता से दरवाजा खुलती है। दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दूर गली के अंधेरे में 2 चमकते हुए बिल्ली की तरह ग्लो करती हुई आंखें नजर आती हैं। अगले पल बहुत ही खौफनाक होता है। वो औरत ब्रूटली मार दी जाती है। सीन डार्क हो जाता है। सीन कट होता है डिटेक्टिव सोंगसिक की तरफ। वो उस औरत के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ रहे होते हैं जब वो भाग रहा था। सोंगसिक समझता है कि केस शायद सॉल्व हो गया है क्योंकि सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होता है, लेकिन कहानी यहीं एंड नहीं होती। जब सोंगसिक अपने कैबिन में एक और केस रिव्यू कर रहा होता है, एक चीज उसका ध्यान खींच लेती है। एक बुढ़े आदमी की पीसफुल डेथ रिपोर्ट पर लिखा होता है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन सोंगसिक को कुछ अजीब लगता है। वो डेथ के सीन पर जाकर फ्लोर देखता है और नोटिस करता है कि वहाँ रेक्टेंगुलर शेप का प्रिंट बना हुआ है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। अब क्यूरियोसिटी से भरा हुआ सोंगसिक आसपास के चाइनीज फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स चेक करता है। सर्चिंग के दौरान वो एक छोटे से अनरजिस्टर्ड चाइनीज ईटरी फाइंड करता है जो लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं होता। इस जगह का ओनर उसे और ज्यादा सस्पिशियस लगता है। सोंगसिक कुछ और क्लूज कलेक्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चन बढ़ते जा रहे होते हैं। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वही सस्पेक्ट एक औरत का पीछा कर रहा होता है। रोड पर औरत भाग रही होती है डार्क रेनी रोड पर। डिटेक्टिव सोंगसिक आता है और दोनों के सामने होता है। सबसे बड़ा शॉक तब होता है जब वो औरत वही विला मर्डर वाली विक्टिम होती है जो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन अब वो जिंदा दिख रही है। स्कफल के बीच सोंगसिक और सस्पेक्ट दोनों एक स्पीडिंग कार के रास्ते में आ जाते हैं। इस मोमेंट में सोंगसिक क्लियरली देखता है कि सस्पेक्ट की आंखें फिर से कैट लाइक ग्लो कर रही होती हैं। सीन फिर कट होता है लाइट शॉप पर, जहां सोंगसिक वोन्योंग से पूछ रहा होता है कि क्या उसने वो सस्पेक्ट देखा है, क्योंकि वो उसको चेस करते हुए नेबरहुड में लूज कर चुका है। जियोंग भी वहाँ होती है और जब वो निकलने लगती है सोंगसिक नोटिस करता है कि जमीन पर ब्लड के ट्रेल्स हैं। वो उसको रोक कर पूछता है। जियोंग कामली कहती है वो ये पीरियड की वजह से है। सोंगसिक ऑकवर्ड होकर उसको जाने देता है। एपिसोड एंड होता है एक क्रीपी एनवायरनमेंट के साथ। लाइट शॉप के अंदर एक बल्ब तेज बजिंग कर रहा होता है, थोड़ा फ्लिकर होता है। सोंगसिक एक जगह खड़ा सब नोटिस करता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। एटमॉस्फेयर प्योर सस्पेंस, डर और मिस्ट्री से भर जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है।
एपिसोड 4 ऑफ लाइट शॉप शुरू होता है मोर्टिशियन हुआंग सियोक हुई के सीन से। वो एक डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रही होती है। रूम बिल्कुल क्वाइट होता है, सिर्फ टूल्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इस बीच एक मोर्टिशियन अचानक से डर जाता है क्योंकि उस डेड बॉडी से अजीब सी हरकतें और आवाजें आ रही होती हैं। सियोक हुई उसको समझाती है कि ये सब पोस्टमार्टम गैस होता है, कभी कभी डेड बॉडी से आवाज आ जाती है। लेकिन फिर वो डेड औरत से बात करते हुए महसूस करती है कि वो औरत खुद डर रही है, जैसे उसको आफ्टर लाइफ तक का सफर समझ नहीं आ रहा हो। उसके वॉइस में इतना डर होता है कि लगता है वो जिंदा और डेड के बीच ही अटकी हुई है। सीन शिफ्ट होता है योंगवॉन की तरफ, जो बारिश से पूरा भीग चुका होता है। वो योंगजी के पीछे हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। वो इंसिस्ट करता है कि दोनों आईसीयू वार्ड में उतरे। एलिवेटर में वो योंगजी से पूछता है कि क्या आईसीयू के क्रिटिकल पेशेंट्स कभी होश में आ सकते हैं। योंगजी उसे पेशेंट की मर्जी का कॉन्सेप्ट समझाती है कि जब डॉक्टर सब कुछ कर चुके होते हैं, आखिर में पेशेंट की अपनी विल मैटर करती है। वो बात सुनकर स्योंगवॉन के इमोशन फूट पड़ते हैं। वो रो देता है और एलिवेटर के फ्लोर पर पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही योंगजी आईसीयू वार्ड में एंटर करती है, वो पूरा सीन एक पल में गायब हो जाता है। योंगजी कंफ्यूज हो जाती है कि जो कुछ भी हुआ क्या वो रियल भी था। हॉस्पिटल में नर्सेज डिसाइड करती हैं कि वो अल्कोहलिक पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। योंगजी उसके पास जाती है और उसे सॉफ्टली बात करती है, जबकि बाकी स्टाफ इनकमिंग एक्सीडेंट विक्टिम के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। योंगजी उस पेशेंट को वार्न करती है कि एक्सीडेंट के विक्टिम्स को अक्सर डेलीरियम होता है, उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कन्फेस करती है कि वो वंडरिंग सोल देख सकती है, वो लोग जो जिंदगी और मौत के बीच लटके होते हैं, जिन्हें देखकर पहचानना मुश्किल होता है कि वो जिंदा हैं या डेड। वो पेशेंट से कहती है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे क्योंकि हर किसी को बार बार चांस नहीं मिलता। बाद में योंगजी आईसीयू के एक कोमाटोज पेशेंट के पास जाती है। उसके कान के अंदर रेत लगा होता है, जिसे देखकर योंगजी को उसका पेनफुल पास्ट समझ आ जाता है। उस आदमी को लोन शार्क्स वालों ने जिंदा मिट्टी में दबा दिया था और वो वहाँ से जिंदा निकला ही मुश्किल से था। ये वही स्पिरिट होता है जो पहले मॉर्ग आया था अपने फैमिली को बर्डन से बचाने के लिए। पर जैसे जैसे उसकी स्पिरिट भटक रही होती है, उसकी फिजिकल बॉडी आईसीयू में बदतर होती जा रही होती है। योंगजी उसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती है, कैसे वो भी एक वक्त में अपना विल टू लिव खो चुकी थी और हेड नर्स ने उसको वापस जिंदगी से जोड़ने में मदद की। देन शी जेंटली पुट एयरफोन उसके कान में एक सूदिंग गाना प्ले करती है ताकि शायद वो अपनी जिंदगी से फिर से कनेक्शन बनाए। सीन शिफ्ट होता है ह्यूंजू पर। वो अभी भी उस रेड हील्स वाली औरत पार्क हेवॉन के एनकाउंटर से पूरी तरह शेकन होती है। वो कांग ब्योंजिन से मिलती है, जिसका बॉडी अजीब तरीके से आइस जैसा ठंडा और फ्रोस्टेड लगता है। ब्योंजिन की स्ट्रेंज एक्टिंग से ह्यूंजू और ज्यादा डर जाती है और सीधा घर भाग जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को हक करती है। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि रिवील होता है कि उसकी माँ वही डेड वुमेन है जो एपिसोड की ओपनिंग में थी। इस दौरान जियोंग ह्यूंजू का एड्रेस ढूंढ लेती है और वो क्रीपी तरीके से उन्हें घर के पीप होल से वॉच कर रही होती है, जैसे कोई शेडो उनके आसपास फिर रही हो। और फिर एपिसोड का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। रिवील होता है कि सारे की कैरेक्टर्स स्योंगसे, किम ह्यून मिन, यून सुन है, ह्यो जी वोंग और कांग ब्योंजिन, ये सब असल में हॉस्पिटल के पेशेंट्स ही हैं। यानी जो हम जिंदगी, मौत और स्पिरिट के साथ जो कुछ देख रहे थे, वो सब उनके अनकॉन्शियस स्टेट, ट्रॉमा और नियर डेथ जोन का हिस्सा था। एपिसोड का एंड एक एसी वाइब के साथ होता है जो पूरी बॉडी में गूज़बम्स डाल देता है। जिंदगी और मौत के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो चुकी होती है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 5 शुरू होता है एक अजीब सी खामोशी से, जैसे हवा भी किसी बड़ी ट्रेजेडी का इंतजार कर रही हो। नरेशन चलती है। क्या तुमने नोटिस किया है कि मौत के करीब जाने वाले लोग एक जैसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जैसे कोई अजीब इनविजिबल फोर्स उन्हें एक ही जगह ले जाती हो। इस लाइन के बाद स्टोरी सीधा जियोंग की तरफ शिफ्ट होती है। वो अपनी अपार्टमेंट में क्वाइटली पैकिंग कर रही होती है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखें पानी से हैवी, जैसे हर चीज टूट चुकी हो। ह्यूनमिन की माँ ने उसे कह दिया था कि उसके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ। जियोंग जाने के लिए तैयार होती जा रही होती है, लेकिन दिल के अंदर एक लास्ट होप भी होती है कि शायद ह्यूनमिन आएगा, कुछ कहेगा, सब ठीक करेगा। दूसरी तरफ स्योनहे और पाक हेवॉन एक अपार्टमेंट देख रहे होते हैं। दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह फ्यूचर प्लान
करना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, एज गैप को लेकर लोगों के कमेंट्स और उनके बीच की इमोशनल कंफ्यूजन उन्हें बार बार रुकने पर मजबूर कर देती हैं। रात होती है, बारिश स्टार्ट होती है और स्योंगवुन जो एक बस ड्राइवर है और जिसका पास्ट ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, अपनी लास्ट रूट पर होता है। माइनर इशू की वजह से वो गैराज जाने का सोचता है, पर पैसेंजर्स कंटिन्यूसली बस में चढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक ही बस पर वो सारे लोग आज एक साथ आ जाते हैं। ह्यूनमिन, स्योनहे, हेवोन, जीवोंग, ह्यूनजो और उसकी माँ, ये सब एक जगह क्यों जमा हो रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये डेस्टिनी का फाइनल सेटअप होता है। बारिश तेज हो रही थी और रोड स्लिपरी होती जाती है। बस ब्रिज क्रॉस करती है और अचानक कंट्रोल स्लिप हो जाता है। मेटल का एक लाउड क्रैक सुनाई देता है और पूरी बस नीचे पानी की तरफ गिर जाती है। जियोंग जो रोड क्रॉस कर रही होती है, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख लेती है। वो दौड़ती है, रुक कर चीखती है, हेल्प बुलाती है, लेकिन शॉक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आवाज साथ नहीं देती, सिर्फ आंखों में डर और बेचैनी होती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी स्टाफ प्योर फोर्स से सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। 3 लोग वापस नहीं आ पाते, बस ड्राइवर, ह्यूनजू की माँ और पार्क हेवोन, जिसने अपने जान से ज्यादा स्योनहे की जान को प्रोटेक्ट किया। हाँ, वो फाइनल मोमेंट उसकी लास्ट सेक्रीफाइस होती है। ह्यूनमिन कोमा में होता है, उसकी माँ एक्सट्रीम शॉक में होती है और गुस्से और दर्द में जियोंग को ह्यूनमिन के फोन से मैसेज भेज देती है। वर्ड्स सख्त होते हैं, ब्लेम, गिल्ट सब एकदम से उसके ऊपर डाल दिया जाता है। जियोंग ऑलरेडी शैटर्ड होती है, ऑलरेडी उसके सामने एक पूरी ट्रेजेडी गिर चुकी होती है। ये एक्स्ट्रा ब्लेम उसके अंदर एक और हैवी शेडो की तरह गिर जाता है। गिल्ट में आकर वो बेचारी अपनी जान ही ले लेती है, लेकिन वो एक टेक्स्ट बैक कर देती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी, जो ह्यूनमिन के फादर पढ़ लेते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं कि वो भी कोमा में है और बच सकता है। लेकिन अब क्या, वो तो अपने आप को हैंग कर चुकी थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिससे उसके नेल्स भी टूट जाते हैं। एपिसोड का लास्ट मोमेंट बिल्कुल कोल्ड और स्टिल होता है, जैसे हवा भी रुक जाती हो, सब कुछ थमा हुआ, नंब और एक क्वेश्चन हवा में लटका हुआ। क्या ये सब डेस्टिनी थी या एक अनफॉर्चुनेट चेन ऑफ इवेंट्स? एपिसोड 6 शुरू होता है मोर्टिशियन डुओ के साथ। जियोंग की डेड बॉडी के सामने खामोशी से खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि मरने के बाद 3 दिन आखिरी टाइम होता है जब कोई रूह अपने लव्ड वंस को फाइनल गुड बाय कह सकती हैं। जियोंग जो अब एक रूह है और बोल सकती है, चुपचाप सोच रही होती है कि वो कैसे ह्यूनमिन का इंतजार करती थी उसी बस स्टॉप पर वो अब भी रुकती रहती है और एक पल के लिए ह्यूनमिन उसके पास आ जाता है। वो बिल्कुल उसके सामने होता है, लेकिन उसको पहचानता ही नहीं। जियोंग उसे देखते हुए टूट सी जाती है। नेक्स्ट डे 2 आदमी जियोंग के घर क्लियर करने आते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं, उनको फील होता है कि ये जगह अभी भी बिल्कुल खाली नहीं है। हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, जैसे कोई अभी भी यहाँ मौजूद हो। इस बीच जियोंग बार बार ह्यूनमिन के पास जाती रहती है। कुछ देर बाद ह्यूनमिन अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि 3 दिन के टाइम में जियोंग उसको लिटरली फिर से जोड़ रही होती है, जैसे उसकी रूह उसकी ब्रोकन बॉडी के टुकड़े वापस सिल रही हो। ये बात हमें तब क्लियर होती है जब योंगजी जो स्पिरिट्स देख सकती है, जियोंग को ह्यूनमिन के पास रोती हुई देख लेती है। योंगजी स्लोली कहती है कि शायद ह्यूनमिन की जिंदा रहने की विल उसकी अपनी नहीं, जियोंग की हो। सीन कट होता है स्योंगसिक पर। वो वोन्योंग को बताता है कि कैसे उसकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था और कैसे इस लॉस ने उसकी जिंदगी बदल दी। लाइट शॉप से निकलते ही उसको छोटी छोटी चेंजेस दिखाई देने लगती हैं। उसका लाइटर, उसका हाथ, उसका स्किन, सब कुछ हल्का सा डिफरेंट, जैसे वो जिस दुनिया में चल रहा है वो वाकई रियल है भी या नहीं। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में हिलता रहता है। इस दौरान जियोंग पूरी रात ह्यूनमिन के अपार्टमेंट में उसके बॉडी को स्टिच कर रही होती है। उसका हर टेयर, हर ब्रूस वो अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश करती है और दोनों नेबर्स ह्यूनजू और उसकी माँ अपनी खिड़की से छुप कर देख रहे होते हैं। उन दोनों को पता है कि ये एक रूह का आखिरी प्यार और आखिरी कोशिश चल रही है। हॉस्पिटल में योंगजी एक बुढ़ी ग्रैंडमा स्पिरिट से बात कर रही होती है। ग्रैंडमा दुखी होती है कि उनकी फैमिली अभी भी उनकी डेथ से नहीं निकली। योंगजी उसको काम करने की कोशिश करती है, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो कि हर रूह का बर्डन कितना हैवी होता है। फिर फोकस स्योनहे पर शिफ्ट होता है। वो अपनी रेंटेड हाउस में छुप कर बैठी होती है, डर और शौक से बिल्कुल फ्रीज। जैसे ही वो अपनी यादें रिवाइंड करती है, उसको फाइनली समझ आता है कि
कि हेवोन कभी वापस नहीं आएगी। ये सच उसको तोड़ देता है। वो बेइंतहा होती है और उसी मोमेंट हेवोन की रूह प्यार से उसे हक करती है। एक लास्ट टाइम, एक लास्ट गुड बाय। एपिसोड के लास्ट मिनट्स में सोंगसिक के डाउट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो लाइट शॉप वापस आता है और सीधा वॉन्योंग से पूछता है कि ये जगह असली में क्या है, यहाँ रात इतनी लंबी क्यों चलती रहती है और उसके आसपास की चीजें बदल क्यों रही हैं। वॉन्योंग कुछ नहीं कहता, सिर्फ आहिस्ता से अपने चश्मे उतार देता है और उसकी कैट लाइक ग्लोइंग आईज सामने आ जाती हैं। एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। साइलेंस और एक हैवी क्रीपी फीलिंग हवा में रह जाती है। एपिसोड 7 शुरू होता है जहां संगसिक एक अजीब सा सवाल करता है, आखिर लाइट शॉप है क्या। और इस एक लाइन के बाद स्टोरी एक डीप फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। हमें पता चलता है वॉन्योंग के पेनफुल पास्ट के बारे में। वो और उसकी छोटी बेटी एक भयानक अर्थक्वेक के वक्त फंस गए थे। बिल्डिंग गिर रही थी, चीख पुकार थी और उसकी बेटी मल्की गिरते हुए मलबे के नीचे ट्रैप हो गई थी। वॉन्योंग डेस्परेट था, पागल की तरह भागकर हर जगह मदद ढूंढ रहा था, लेकिन टाइम खत्म होता जा रहा था। इस सब के बीच वो एक अजीब सी शॉप के सामने रुकता है, लाइट शॉप। वो ओनर से रिक्वेस्ट करता है रोते हुए कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन ओनर सीधा मना कर देती है। उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड होता है, जैसे वो ऑलरेडी रिजल्ट जानती हो। वॉन्योंग गुस्से और दर्द में शॉप तोड़ने की कोशिश करता है, टेबल्स गिरा देता है, शेल्फ्स को हिला देता है, पर ओनर अपनी सुपरनेचुरल आंखों से उसे रोक लेती हैं। एक ही पल में वो रुक जाता है और उसे पता चल जाता है वो खुद जिंदा ही नहीं था, वो ऑलरेडी मर चुका था। इस सच्चाई ने उसे हिला दिया, लेकिन उसकी एक लास्ट विश थी, अपनी बेटी की लाइट बल्ब उस तक पहुंचाना ताकि वो अपनी जिंदगी पूरी जी सके। यानी जिसे वो लाइट शॉप लाया था वो उसकी रूह थी आफ्टर लाइफ में, और उसकी बेटी अभी भी उस मलबे के नीचे ट्रैप है। उसने ओनर से एक डील की कि वो बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए लाइट शॉप का केयर टेकर बन जाएगा, बस बदले में उसकी बेटी को उसका बल्ब डिलीवर कर दिया जाए। फ्लैशबैक खत्म होता है और वॉन्योंग डिटेक्टिव को बताता है कि वो असल दुनिया में जिंदा ही है और लाइट शॉप का सिस्टम एक्चुअली क्या है। ये जगह आफ्टर लाइफ है, जिनके जीने के साल अभी बाकी होते हैं वो यहाँ अपना रिमेनिंग टाइम पूरा करते हैं, और जो लोग अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो डार्कनेस में भटक कर घूमते रहते हैं बिना समझे कि वो मर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है उस आदमी पर जो अपने अपार्टमेंट में ठंड के मारे जम रहा होता है। वो फाइनली बाहर निकलता है और उस डॉग को ढूंढता है जो रात भर भौंक रहा था। जब वो उसे मिलता है तो एक शॉक लगता है। उसे याद आता है कि वो माउंटेन्स में खो गया था, सिवियर कोल्ड में गिर पड़ा था और हाइपोथर्मिया की वजह से कोमा में चला गया था, लेकिन रेस्क्यू डॉग ने उसे पूरी रात अपने पास रखा, उसे वार्म रख कर उसकी जान बचाई। डॉग खुद जख्मी था और जिंदा नहीं बच सका। ये याद करते ही वो डॉग की स्पिरिट को फॉलो करते हुए लाइट शॉप पहुंच जाता है और वहां अपना फ्लिकरिंग बल्ब देखकर अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है। हॉस्पिटल में योंगजी एक नई नर्स को ट्रेन कर रही होती है। वो आईसीयू के पेशेंट के बारे में बताती है, ह्योंजू की इंटरनल इंजरी जिसे उसकी माँ ने एक्सीडेंट के वक्त अपने बॉडी से कवर करके बचाया, और हेवन जिसने अपनी जान देकर स्योनहे को प्रोटेक्ट किया। इसी टाइम ह्योंजू टेंट्रम कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ फाइनली हॉस्पिटल से बाहर गई किसी काम से, और दूसरी तरफ हेवन अपनी स्पिरिट फॉर्म में स्योनहे को लाइट शॉप जाने के लिए पुश करती है ताकि वो अपनी लाइट फाइंड कर सके। फिर योंगजी एक इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लेन करती है, वो एक पेशेंट के पास एयरफोन्स क्यों रखती है। वो कहती है कि म्यूजिक जिंदगी की तरफ वापस खींच लेता है, और उसी वक्त एक आदमी जो मोर्ग की तरफ जा रहा होता है वो म्यूजिक सुनकर अपना रास्ता बदल देता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि बस ड्राइवर सेयोंगवॉन पास अवे कर चुका है। आफ्टर लाइफ में सेयोंगवॉन एक बास्केटबॉल फॉलो करता है, वही बॉल जो योंगजी ने स्टूडेंट जीवोंग के बेड के नीचे रखी थी। बॉल उसे एक अंधेरी गली तक ले जाती है जहां जीवोंग बिल्कुल कंफ्यूज्ड गुमराह खड़ा होता है। सेयोंगवॉन उसे जेंटली गाइड करते हुए लाइट शॉप ले आता है। वापस लाइट शॉप में वॉन्योंग डिटेक्टिव को समझाता है कि वो वंडरर्स को उनकी रियलिटी क्यों नहीं बताता। अगर वो ये याद रखेंगे कि वो आफ्टर लाइफ में थे तो जब वो रियल दुनिया में लौट कर जाएंगे उनके रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्रीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेकडाउन सब रिस्क होता है। फिर वॉन्योंग एक और पॉसिबिलिटी बताता है, जिस आदमी को सेयोंगसिक चेस कर रहा था सुपरनेचुरल आंखों वाला, शायद वही स्पिरिट गाइड था जिसने एक्सीडेंट के बाद डिटेक्टिव को लाइट शॉप तक पहुंचाया। इस बात को सुनकर सेयोंगसिक अपना लाइटर ओपन करता है। वो
लाइटर जो उसकी जिंदगी का सिंबल है। और उसी मोमेंट वो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। फिर आफ्टर लाइफ में सेयोंगवॉन जीवोंग से एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। जीवोंग बताता है कि सेयोनहे अभी भी अपने हाउस में ट्रैप है। फिर वो अपनी लाइट डिमांड करता है, बल्ब रिसीव करता है और उसी वक्त वो भी होश में आ जाता है। एपिसोड यहीं एंड होता है। लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच एक और कनेक्शन पूरा होते हुए एपिसोड 8 का सफ़र 5 साल पहले से स्टार्ट होता है। आईसीयू वार्ड का ठंडा बेजान सा एनवायरनमेंट, मशीन्स की बीप्स और बीच में योंगजी जो लंबे कोमा के बाद पहली दफ़ा होश में आ रही होती है। हेड नर्स उसे एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर रखने की परमिशन देती हैं। वो ही म्यूजिक प्लेयर जिसे योंगजी फिर सालों बाद एक आईसीयू पेशेंट को वापस जिंदगी की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सीन प्रेजेंट में कट होता है और वही पेशेंट जो मोर्ग की तरफ जा रहा था, म्यूजिक सुनते ही अपना रास्ता बदल देने वाला आदमी, वो आज फाइनली होश में आ जाता है। इसी वक्त जियोंग अपनी पूरी रूहानी ताकत लगाकर ह्योनमिन को सिलती जा रही होती है। सब रातें, सब पल वो उसे जोड़ती आ रही है, लेकिन अब वो वेट नहीं कर सकती। वो बस पर चढ़ जाती है और गुस्से, दर्द और डेस्परेट टोन में शाउट करती है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। उसी मोमेंट ह्योनमिन अपने वाउंड्स नोटिस करता है, वो सेम जगह जहां जियोंग ने स्टिचिंग की होती है। घर पहुंचते ही वो फाइनली उसे पहचान लेता है। जियोंग उसे सॉफ्टली समझाती है कि उसे लाइट शॉप जाना होगा। इसके पैरेलल सेयोंगवॉन, वो बस ड्राइवर जो आफ्टर लाइफ में अपनी जर्नी कर रहा है, सेयोनहे के घर जाता है, जहाँ हेवॉन उसे गाइड करती है कि वो ह्योंजू के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जाए। वहाँ सेयोंगवॉन की मुलाकात ह्योंजू की माँ से होती है, वो ही माँ जिन्होंने एक्सीडेंट के वक्त अपनी बेटी को बचाया था। सेयोंगवॉन पूरे रिग्रेट और शराफत के साथ उससे माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि ह्योंजू की माँ बोल नहीं सकती क्योंकि उसके फ्यूनरल प्रोसेस में उनके मुंह में कॉटन भरा हुआ है। बाद में वो लाइट शॉप पहुंचती है, ऊपर से पूरी तरह साइलेंट, लेकिन उसकी आंखों में एक ही रिक्वेस्ट, अपनी बेटी ह्योंजू तक एक लाइट बल्ब पहुंचाने की। वॉन्योंग नेचुरली रिफ्यूज करता है, जैसे वो हमेशा करता है। लेकिन जैसे ही ह्योंजू की माँ उसकी कैंडी की तरफ इशारा करती है, एक शॉक रिवील होता है। वो उसकी बेटी ही होती है जो सालों पहले अर्थक्वेक के मलबे में ट्रैप हो गई थी और उसके बाप ने उसे बचाया था, जिसकी वजह से ही वो आज तक उस लाइट शॉप की केयर टेक कर रहा है। दूसरी तरफ ह्योंजू घर से बाहर निकलती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ काफी देर से वापस नहीं आई। उसकी मुलाकात वहीं पर सेयोंगवॉन से होती है, जो उसे एक ही पल में वो बात समझा देता है जो वो खुद से छुपा रही थी, कि वो एक यूजुअल जिंदा इंसान जैसी नहीं है। थोड़ी देर बाद ह्योंजू की माँ लाइट शॉप से लौट कर आती है उसका बल्ब लेकर, और यहाँ पर उसे अपनी माँ के बारे में भी पता चलता है। ह्योंजू बल्ब लेने से मना करती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, आफ्टर लाइफ हो या दुनिया, फर्क नहीं पड़ता। फाइनली बहुत दर्द, बहुत टीयर्स और एक साइलेंट हक के बाद ह्योंजू गुड बाय कहकर बल्ब एक्सेप्ट करती है और अपना पाथ चूज कर लेती है। इसी वक्त सोनहे भी लाइट शॉप पहुंचती है। वो अपना बल्ब देखती है, उसकी लाइट फ्लिकर हो रही होती है। दुनिया में उसका बॉडी एक पल के लिए होश में आता है, लेकिन फिर वो फैसला कर लेती है और वो अपने बल्ब को अपने हाथ से ही तोड़ देती है, जिससे उसका फिजिकल बॉडी हमेशा के लिए पास अवे हो जाता है। आफ्टर लाइफ में वो सीधा हेवन के पास पहुंचती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सारी रिमेनिंग टाइम एक साथ गुजारेंगे, एक ऑर्डिनरी कपल की तरह, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड में। जियोंग छुप कर देख रही होती है जब ह्योनमिन लाइट शॉप में आता है, अपना बल्ब लेता है और रियल वर्ल्ड में वापस चला जाता है। जियोंग हल्की आवाज में प्रॉमिस करती है वो उसके पीछे आएगी। 3 महीने बाद रियल वर्ल्ड में जियोंग पूरी तरह रिकवर हो चुका होता है और फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। लाइट शॉप में नए बल्ब आ रहे हैं, नए एक्सीडेंट्स, नए लोग जो लाइफ और डेथ के बीच में अटक गए हैं। आफ्टर लाइफ साइड पे सेयोंगवॉन फिर से बस ड्राइवर की ड्यूटी कर रहा होता है। सेयोनहे और हेवॉन अपनी नई शुरुआत एक सुकून वाली छोटी सी लाइफ के साथ कर देते हैं और यूं हुई ह्योंजू की माँ अब वॉन्योंग और उनके रेस्क्यू डॉग के साथ रहती है, जैसे वो उनका एक छोटा सा फैमिली बन गया हो। रियल दुनिया में ह्योंजू वापस स्कूल आ गई है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ अब उसके लिए स्ट्रेंज है। वहाँ एक स्पिरिट, वो ही स्टूडेंट जिसे वो दूसरी दुनिया में मिली थी, उसकी मदद मांगने आता है। मीनवाइल सोंगसेक भी रियल वर्ल्ड में रिटर्न होता है। उसकी मुलाकात उस आदमी घोस्ट से होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो घोस्ट बताता है कि वो मिसप्लेस्ड सोल्स आइडेंटिफाई करके उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजता था, लेकिन एक मर्डर केस के चक्कर में उसका मिशन जम गया। एल्डरली आदमी को लंच डिलीवर करने के लिए जा रहा था जब उसे गलती से सस्पेक्ट समझा गया। शायद ये उसी केस के बारे में बात कर रहा है जो सोंगसेक के पास था।
संगसिक अब उसका रोल अपनी जिम्मेदारी पर ले लेता है, एक डिटेक्टिव जो भटकी हुई रूहों को सही जगह भेजेगा। वो योंगजी को एक डेंजरस स्पिरिट से भी बचाता है। उधर ह्यूनमिन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो व्हीलचेयर तक कन्फाइंड है और सबसे पेनफुल बात, वो अभी भी जियोंग को याद नहीं कर पा रहा। जियोंग मोर्टिशियन से दिल हल्का करते हुए कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि ह्यूनमिन उसे क्यों नहीं पहचान रहा। मोर्टिशियन सॉफ्टली समझाता है कि शायद उसका अटैचमेंट बहुत गहरा है और उसको फाइनली चैन पाने की जरूरत है, लेकिन जियोंग अभी डिटेच नहीं हो पाती। वो ह्यूनमिन के आसपास एक हॉन्टिंग शेडो की तरह मंडराती रहती है और यहीं से ये एपिसोड प्लस ये सीरीज खत्म होती है।